नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। और दमदार 10 में बात होगी दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर कल से ही चक्का जाम है। एटीसी में आई तकनीकी प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस में अभी तक पूरी तरह से सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी करके कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। कल ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई थी। करीब 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए। दिल्ली के साथ साथ मुंबई, कोलकाता समेत कई एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ा। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण मैनुअल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। इसके चलते फ्लाइट्स के ऑपरेशंस में देरी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस सिस्टम में लगातार सुधार किया जा रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी करके यात्रियों को सलाह दी है कि वो लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने एयरलाइंस के साथ संपर्क करें। तो दिल्ली में कल जिस तकनीकी खराबी आने के चलते आवाजाही में दिक्कत आई थी फ्लाइट्स के, उसे अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जा सका है और ना ही अभी तक सामान्य रूप से यहां पर फ्लाइट्स की उड़ान में अभी काम शुरू हो पाया है। लेकिन मैनुअली किसको किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण करीब 800 फ्लाइट देर हुई थी। करीब 1 लाख यात्री इससे प्रभावित हुए थे और दिल्ली में रोजाना करीब 1500 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। 800 फ्लाइट देर होने और करीब 20 फ्लाइट के रद्द होने का मतलब यह हुआ कि करीब 80% से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। हालांकि फ्लाइट्स के धीरे धीरे सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, तो एयर ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को आई तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 12 घंटे की मशक्कत के बाद अब सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब सभी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से जा रही हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इस वक्त की तस्वीरों में कोई भी फ्लाइट डिले नहीं है, जबकि कल के हालात इतने ख़राब थे कि मैक्सिमम सैकड़ों फ्लाइटें लेट से गई हैं। चूँकि जिस तरीके से कल तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी और यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डेटा देता है। तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट के उड़ानों में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। यही वजह है कि लंबे समय तक कल 12 घंटे तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती रही, यात्रियों को मैसेज दिया जाता रहा, जो भी सिचुएशन थी उससे लगातार यात्रियों को अपडेट किया जाता रहा, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पैसेंजर्स को सलाह दी जा रही है कि अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें, चूँकि इस वक्त की जो सिचुएशन है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन यात्रियों को अपना सफ़र तय करना है वो सभी लोग अपने निर्धारित समय से एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और सभी फ्लाइटें निर्धारित समय से ही यहाँ से उड़ान भर रही हैं। तो जिस तरीके से कल 12 घंटे की परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है, फिलहाल सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और सभी फ्लाइट यहाँ से अपने निर्धारित समय से ही उड़ान भर रही है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दी है। साथ ही हैदराबाद से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी दिल्ली बुला ली गई है, जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में आई खराबी को पूरी तरह से ठीक करने में जुटी हुई है। साथ ही फ्लाइट को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए और ज्यादा स्टाफ को बुलाया गया है। हैदराबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक्सपर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AMSS के मामले में जिस कंपनी ने इसे बनाया है उससे भी सेवाएं ले रही हैं। दिल्ली ATC में गड़बड़ी का असर मुंबई, कोलकाता समेत देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर पड़ा।
मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़ और अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट पर विमानों को रोकना पड़ा। कई लोग एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे और कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए जो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे, लेकिन टेक ऑफ के लिए लंबी लाइन होने की वजह से उनके प्लेन को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। अब दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी हालात सामान्य होने का दावा तो किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त कैसे हालात हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से कई फ्लाइट्स डिले हुई। इस एडवाइजरी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी ठीक उसी प्रकार की एडवाइजरी इशू की गई, जिसे आनन फानन में इशू करने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही विड्रॉ कर लिया गया। अथॉरिटीज़ की माने तो ये जो पूरी की पूरी एडवाइजरी निकाली गई थी, ये एक ह्यूमन एरर था। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आपको मौजूदा स्थिति दिखाते हैं कि फिलहाल कल जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने समय से, निर्धारित समय से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जा रहे हैं जो उनकी फ़्लाइट्स हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पर जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो एडवाइजरी थी, जिसको लेकर ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया था कि यहाँ पर जो भी एडवाइजरी थी वो एक प्रकार का ह्यूमन एरर था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट से बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य होते जा रही है। अगर सामान्य की बात की जाए तो रोजाना वहां पर 1500 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं, मतलब कि 1 घंटे में करीब 70 से 60 फ्लाइट्स यहां पर टेक ऑफ और लैंड करने की उनमें क्षमता है। लेकिन बहरहाल क्या हालात है ये जानते हैं मनीष से। मनीष, अभी क्या हालात है आईजीआई एयरपोर्ट पर? अमित, वैसे स्थिति लगभग सामान्य की तरफ है, लेकिन इसका असर खासतौर पे जो लैंड करती हुई फ्लाइट है उन पे पड़ रहा है। और यही वजह है कि कल 6 तारीख से लेकर अभी तक जो बैकलॉग है उसकी वजह से 1 से 2 घंटे में डिले जरूर हो रहा है फ्लाइट्स में। लेकिन अभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा जीएमआर और साथ में एटीसी के सीनियर ऑफिशियल्स लगातार इसे कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रित हो सके। लेकिन जो अभी हमें बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और साथ में जीएमआर के द्वारा कि अभी भी करीबन 10 घंटे के लगभग एक पूरा टाइम है जिसमें जो ये इसमें त्रुटि आई थी, जो एरर आया था, और ये सस्पेक्ट किया गया कि ये आखिरकार जो मेन एरर है, इसका मेन कॉज क्या है, इन सबको रिजॉल्व करते हुए करीबन 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, जब ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ठीक है और फिर सुचारू तौर पर जो फ्लाइट्स हैं उनकी टेक ऑफ लैंडिंग होगी। दरअसल जो कम्युनिकेशन है फ्लाइट्स के बीच का एटीसी के साथ, उसी में डिस्टर्बेंस थी और इसी वजह से सबसे पहले 6 नवंबर को ये सूचना दी गई और तब से लेकर अभी तक ये लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट चल नहीं रही है, फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये मैनुअली हो रही थी। लेकिन अब कल रात करीबन 8:30 और 9 बजे के बाद सिचुएशन में काफ़ी ठीक किया गया और उसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर है जिसमें एरर आ रहा था उसको भी ठीक करते हुए अब जो बैकलॉग है, यानी जो पहले की पेंडिंग फ्लाइट्स हैं, उन सबको सुचारू तौर पर चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी भी रुक रुक के दिक्कत है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स और साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि करीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी, मनीष बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे में सब कुछ फिर सामान्य हो जाएगा। लेकिन मुंबई में क्या हालात है जानते हैं साकेत से। बिल्कुल हमें देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर कोई समस्या होती है तो ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसका असर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बहुत सी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं जो यहाँ से दिल्ली और उसके बाद इंटरनेशनली कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा कई फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो यहाँ से ऑपरेशंस दिल्ली टू मुंबई काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली और मुंबई की फ़्लाइट्स पर इसका असर पड़ेगा। हालाँकि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की माने तो ये पूरा असर जो है वो मुंबई से दिल्ली चलने वाली फ़्लाइट्स पर ही है। इसके अलावा मुंबई से जो अन्य जगहों पर जाने वाली फ्लाइट्स हैं उस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और कल एक एडवाइजरी भी जो इशू की गई थी, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही एडवाइजरी इशू हुई कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में एक खराबी आई है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस मैन्युअली किया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक नोटिफिकेशन मुंबई एयरपोर्ट ने भी निकाला। हालांकि जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से थोड़ी देर बाद बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी टीम के मैनुअल एरर की वजह से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया था एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी
दी थी कि कुछ फ्लाइट्स जो दिल्ली जाने वाली हैं उनमें परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बाकी जो अन्य फ्लाइट्स हैं उनको लेकर कोई भी समस्या नहीं है। आज मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिशियल से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि फिलहाल जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दिल्ली से जो भी फ्लाइट्स जा रही थी अलग अलग शहरों में, वहां पर लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी थी, आगे हो सकती कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी हो, उन्हें काफी दिक्कत आई है, लेकिन बहरहाल जो स्थिति है अब सामान्य होने जा रही है। अब बिहार में 2 दिन बाद दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और पहले चरण में जैसी बम्पर वोटिंग हुई थी उससे देखते हुए दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। बिहार में पहले चरण में 65.08% वोटिंग हुई है और इससे पहले 64.46% वोटिंग की बात कही जा रही थी, लेकिन फाइनल आंकड़े में यह वोटिंग परसेंट और बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव से इस बार 7.79% ज्यादा वोटिंग हुई है और अगर पिछले साल लोकसभा चुनाव की तुलना की जाए इससे तो 8.8% ज्यादा मतदान हुआ है। बिहार में इस बार सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 71.81% वोटिंग हुई है और सबसे कम पटना जिले में 59.02%। अगर जिलेवार आंकड़े की बात करते हैं तो इस हिसाब से मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71.81%, मधेपुरा में 69.59%, खगड़िया में 67.90%, समस्तीपुर में 71.74%, सहरसा में 69.38%, लखीसराय में 64.98%, बेगूसराय में 69.87%, वैशाली में 68.50%, दरभंगा में 63.66%, सारण में 63.86%, शेखपुरा में 61.99%, भोजपुर में 59.90%, गोपालगंज में 63.64%, बक्सर में 71.97%, नालंदा में 59.81%, मुंगेर में 62.74%, सिवान में 60.61% और सबसे कम हुई है राजधानी पटना में 59.09%। अब बिहार में बम्पर वोटिंग से नेता तो गदगद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पिछली बार एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थी। पूरा हो गया है, आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो देखने का नजारा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है, आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो देखने का नजारा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और बिहार में आज चुनाव प्रचार का सुपर सैटरडे है। सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए अपनी ताकत झोंकी है। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए आखिरी 31 घंटे का समय बचा हुआ है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आरजेडी हो या फिर जेडीयू, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक आज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी की आज बिहार में 2 बड़ी रैली होने जा रही है। पीएम मोदी आज सबसे पहले सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद बेतिया में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर अमित शाह आज सीमांचल में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी आज सीमांचल में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी भी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रियंका कदवा, बरारी और पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रही है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव आज 1 नहीं 2 नहीं 18 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी को बिहार में ताबड़तोड़ रैलियों को करने के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी की आज भी बिहार में 2 चुनावी रैलियां हैं। पहली रैली सीतामढ़ी में होगी और प्रधानमंत्री वहां माता जानकी जन्मस्थली पर पहुंचेंगे, जहां माता जानकी की भव्य और दिव्य मंदिर बन रही है। पीएम मोदी सीतामढ़ी से मिथिलांचल की 19 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेतिया में चुनावी सभा करेंगे, जो चंपारण में है। बेतिया से पीएम मोदी चंपारण की 21 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कल पीएम ने कैमूर और औरंगाबाद में चुनाव प्रचार किया था और आरजेडी के वायरल गानों की लाइन को सुनाकर तेजस्वी और लालू पर तंज भी कसा था और कहा कि इन गानों से ही बिहार के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि महागठबंधन के नेताओं के इरादे क्या हैं। के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है,
आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। और बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। एलजेपी रामविलास की सांसद और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट करने का आरोप लगा है। आरजेडी ने शांभवी के वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाया है। दरअसल शांभवी ने वोट डालने के बाद खुद वीडियो शेयर किया था। इसमें वो अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली पर लगी स्याही दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आमतौर पर वोट डालने के बाद सिर्फ एक उंगली पर ही स्याही लगाई जाती है। शांभवी चौधरी ने पटना की बांकीपुरा विधानसभा की बुद्धा कॉलोनी के पोलिंग बूथ पर वोट किया था। इस दौरान उनके पिता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी भी मौजूद थी। सांसद शांभवी चौधरी की डबल वोटिंग को लेकर उठे सवाल पर पटना डीएम ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद शांभवी चौधरी के मतदान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार बांकीपुर विधानसभा के पोलिंग बूथ के पीठासीन पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी ने गलती से दाहिनी हाथ पे उंगली पर स्याही लगा दी थी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के टोकने पर बाएं हाथ के उंगली पर फिर से स्याही लगाई गई है। डीएम की तरफ से साफ किया गया है कि शांभवी चौधरी ने पोलिंग बूथ पर सिर्फ एक बार वोट किया है।